Better let me accept the students that they can join the meeting. सबको ऑटो इन करना चाहिए था मुझे, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन उनको मैनुअली सबको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है मुझे। Zaram, wait. I will unmute you. Wait. Students that they can join the class. But someone was entered in the class with the name of like something, and another entering with 1, 2, 3, 4, 5. Remove it. I'm going to remove you. Anyone would try to enter with another name, I will kick that student out of the meeting, and then that student won't be able to join again. Let me check the list. During the class, if you want to ask any question, then I will unmute you. Fiza, you can unmute yourself now and ask what do you want to ask me. Yes, Fiza Adam, you have to unmute. मेरा फिजा आपने अपना हैंड रेज किया है, अगर कुछ कहना है तो मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, देन यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। आपको खुद को भी वहां से अनम्यूट करना होगा, देन यू वुड बी एबल टू स्पीक। सर बेटा अगर आपको कुछ कहना नहीं है तो प्लीज लोअर योर हैंड। रेहान, यस रेहान, डू यू वांट टू से समथिंग? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कल हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें मेरा नाम मोहम्मद रेहान है अटेंडेंस पे। जीआर ने अटेंडेंस लगाई नहीं है हमारी। कल मेरी क्लास नहीं थी बेटा, मेरी क्लास आज है। सर आपकी नहीं हुई थी, मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी वही मसला ना हो। नहीं, वो मसला नहीं होगा, बिकॉज रेहान तो एक ही है ना क्लास में। ओके सर, यहाँ जैसे रेहान अली आ रहा है ना। ओके, डोंट वरी बेटा। ओके, थैंक यू सर। मैं खुद भी यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेता रहूंगा, और जो लोग ऑनलाइन होंगे तो मेरे पास भी रिकॉर्ड होगा कि कौन कौन ऑनलाइन है। ओके सर, थैंक यू। नाउ अनम्यूट योरसेल्फ। Sufyan, yes, unmute. Yes, Sufyan, unmute yourself. Okay, sir, can you hear me? Yes, you're audible. Assalamualaikum, sir. Sir, Welcome. there are many students, they are asking that will you take our online class or online exam or physical exam?
Beta, it is not decided yet that whether the paper is going to be online or physical. It is not decided yet. Whatever instructions I will get from the department or whatever the department will decide, then I will let you know. And then if the department will give me instruction to take your midterm examination online, then I will take it online. If the instruction would be that I will have to take exam physical when the university will get reopened, then obviously I will take physical. So it depends on the management. It is not in my hands. मुझे जैसा कहा जाएगा मैं वैसे करूंगा. वालेकुम अस्सलाम बेटा. Okay, sir. Thank you. Let me check the messages. Rewatch understand. तैयबा बेटा वालेकुम अस्सलाम. Yes, beta. Now, Sufyan, you are the CR from your class. So now you have to make a list that how many students are attending the class today. And I'm also taking screenshots from my laptop, and I will also have a record. You will also make a list. Similarly, if the CR from the section A, because I'm taking class combined, section A and section B. अफशान शेख, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम अम्बरीन सर, मेरा नेम चेंज नहीं हो रहा है ये आईडी से. बिकॉज बेटा मैंने यहाँ पर जो रीनेम का ऑप्शन होता है उसको मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है. बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स चेंज देयर नेम. सपोज जैसे आपका नेम अम्बरीन है तो आपका नेम कोई और रीनेम कर देगा, उसने अम्बरीन कर दिया और यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत कर दी विच इज अगेंस्ट द कोड एंड कंडक्ट ऑफ द क्लास. तो वो अपना नेम हाइड कर देते हैं इस वजह से. तो सम स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ टीचर्स के साथ ऐसे मसले होते हैं, मेरे साथ तो नहीं हुआ है. सो इसीलिए मैंने इसको रिनेम को मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है. सो व्हेन एवर आप जब भी आना चाहें क्लास में, तो आपकी जो आईडी है जूम क्लाउड की, उसके प्रोफाइल में जाए और वहां पर अपना नेम आप लिख दें. अपने मोबाइल का जो मॉडल वगैरह जो भी है उसको रिमूव करके वहां पर आप सिंपली अपना नेम लिखते हैं. और देन जब भी आप अपना सेशन कोई भी ज्वाइन करेंगे तो आप अपने रियल नेम के साथ ही ज्वाइन करेंगे, किसी और नेम के साथ आपका ज्वाइन नहीं होगा. जैसे कि मैंने अपनी आईडी में गया जूम क्लाउड की, वहां पर जाकर मैंने अपना नेम अब्दुल खालिक कर दिया. तो अब मैं जब भी सेशन ज्वाइन करूंगा, चाहे मैं खुद सेशन अटेंड करूं एज अटेंडी या मैं सेशन कंडक्ट करूं होस्ट के तौर पर, तो मेरा नेम अब्दुल खालिक ही होगा. ओके बेटा, सो मेक इट श्योर. So CR of section A is also asked required. Yeah, posted students that are online. So you have to give them the screen and ask them to screenshot from you after the review. So now let's start a topic. But before we start a lecture today, let me tell you two things. First thing, the most important thing is that this Zoom Cloud is not a paid version. It's a ट्रायल वर्जन. ये ट्रायल वर्जन है, तो इसमें मसला ये होता है कि ये जो आफ्टर 40 मिनट्स बेटा आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होगा. बाकी मेरी आवाज मेरा इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल सही है. सो बेटा आई वाज सेइंग कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है. Sufyan, raise your hand. Sufyan, you have raise your hand. Unmute yourself. जी सर. मेरी आवाज सही आ रही है बेटा? यस सर. हाँ, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी मुझे आ रहा है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मेरी आवाज़ सही है या नहीं है. तो दोज स्टूडेंट्स who are unable to hear me, they have internet issues. The internet connection might be weak. That's why they are facing distortion. They are facing some. But sir, voice is not clear. But look, it's coming. क्लियर इन अ सेंस कैसे क्लियर नहीं है बेटा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ.
सर अटक रही है, यानी आई थिंक यू आर यूजिंग हैंड फ्री, दैट्स व्हाई दैट। ऑब्वियसली हैंड फ्री के सिवा मैं कैसे क्लास अटेंड कर सकता हूँ? ओके सर, इट्स ओके, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग इट। ओके ओके बेटा. ओके सर। So now it's clear. Okay beta. So see beta, I was saying कि Zoom cloud is limited. So जैसे ही 40 मिनट्स होंगे तो ये पॉसिबल है कि ये मीटिंग ओवर हो जाए. तो दोबारा आपने क्या करना है, जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया था दोबारा उसी लिंक के थ्रू आपने मीटिंग को ज्वाइन करना है. अगर उसके थ्रू नहीं भी ज्वाइन कर सके तो मैं दूसरा लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा. हफ्ते में इन अ वीक वी हैव टू टेक 3 सेशंस ऑफ 40 मिनट्स. 40 मिनट्स के हमने 3 सेशन लेने होते हैं ऑनलाइन में. ठीक है बेटा. तो आई एम प्लानिंग टू टेक 2 सेशंस ऑफ 40 मिनट्स लाइव. हमारे जो 2 मिनट्स होंगे, ओके बेटा क्लियर है, सही है. जो हमारे 2 सेशन होंगे लाइव 40 मिनट्स के, वो मैं लाइव लूंगा. बाकी जो एक सेशन बचेगा 40 मिनट्स का, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा. आई विल रिकॉर्ड दैट सेशन एंड देन आई विल शेयर दैट रिकॉर्डिंग विद यू. उस रिकॉर्डिंग में जो भी मेरा लेक्चर होगा पीपीटी के थ्रू होगा, पीपीटी भी उसमें आपको शो होगी और सेपरेटली मैं आपके ग्रुप्स में पीपीटीज भी शेयर कर दूंगा. सो दैट मीन्स कि वी हैव टू टेक ओनली 2 सेशंस ऑनलाइन लाइव. जो लाइव हम सेशन लेंगे वो 2 होंगे. ठीक है बेटा. सो नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन. मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे. ओके. ओके. यस बेटा, कैन यू सी द स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन बेटा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. Yes, anyone? Yes, okay beta. Now let me explain. Today's topic is the genres of English literature. We can say that different genres of English literature. अब हमारा जो टॉपिक है वो है different genres of English literature. So whenever we talk about the genres, then we have 3 different genres in English literature. The first is drama. You can see here, it is written drama. The second is poetry. And the third is prose. Okay beta. So this diagram is known as the hierarchy of genres of literature. हम इस diagram को hierarchy भी कहते हैं. Hierarchy of genres of literature या English literature. अब इस hierarchy में क्या होता है कि हमने इस तरह से एक diagram बनाना होता है. Now you see drama. Drama is further divided into 2 parts, comedy and tragedy. Similarly, the second is poetry. Now, when we talk about the poetry, then poetry is obviously also divided into some parts. And the parts of the poetry are also given here, like lyrical poetry, dramatic poetry, and narrative poetry. These are the 3 types of poetry. Is that clear, beta? समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई भी मसला हो समझने में तो you can raise your hand. I will unmute you, then you can ask me question. And the third part is prose. Prose is further divided into 2 parts, fiction and non-fiction, whereas fiction is further divided into sub-parts. अब fiction के क्या कौन से parts हैं? Suppose you can see here novel, novella, short story, and myths. These 4 types, subtypes are of fiction. Similarly, non-fiction is also divided into subparts. Non-fiction includes like biography, autobiography, essays, books, articles, research papers, and the list goes on. Those things who include the reality. That means कि वो चीजें जिनके अंदर रियलिटी है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नॉन फिक्शन. ठीक है बेटा. तो दिस इज द हिरार्की. ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने हिरार्की बनाई है, बैठकर मैंने बनाई ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अगर हम हिरार्की बनाएं जनराज ऑफ लिटरेचर की तो वो कैसे बना सकते हैं. ये मैं फाइल आपसे शेयर करूंगा, आप इसको अपने तरीके से दोबारा भी देख लीजिएगा. लेट मी रिपीट इट अगेन. दी genres of English literature are 3.
three major genres of English literature. The first is drama, the second is poetry, and the third is prose. Drama is further divided into two parts: comedy dramas and tragedy dramas. And similarly, the second is poetry. Poetry is further divided into many types. Poetry के और भी ज्यादा types हैं, लेकिन most important types ये हैं: lyrical poetry, dramatic poetry and narrative poetry. Similarly, prose, तीसरा जो genre है वो prose है. The prose, the prose, बेटा अब वॉइस कट हो रही है तो आपके पास भी ये हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्शन वीक हो, जिसकी वजह से आपके पास ऐसा आ रहा होता. ठीक है बेटा. सो द सेकंड इज द थर्ड इज प्रोज. Prose is further divided into three: fiction and non-fiction. अब fiction further divided है four types में: novel, novella, short story and myths. Similarly, non-fiction is further divided into many types. जैसे कि मैंने तो यहाँ पर तीन लिखे हैं हायरार्की में, लेकिन इसके और भी हैं. मैं वो वर्बली आपको बता रहा हूँ. बायोग्राफी है, एसेज हैं, बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, या कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर्स हैं. ठीक है, तो ये बेटा आपके आ जाते हैं नॉन फिक्शन में. तो अब मैं आपसे जो दूसरी फाइल शेयर करने लगा हूँ, दैट इज पीपीटी. अब ये सारी चीजें हम पीपीटी में डिस्कस करेंगे. ओके बेटा, सो लेट मी शेयर माय पीपीटी विद ऑल ऑफ यू, ताकि हम इन सब चीजों को फिर दोबारा से डिटेल में डिस्कस करें. ओके ओके बेटा, कैन यू सी पीपीटी? Can you see PPT बेटा? Let me know in comments. Yes sir. Okay बेटा. Okay. ये जो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले जो आप मैसेजेस कर रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में, आप ना करें इस तरह. जो भी आप, ये मेरे पास सेशन रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, और मैं ये बाद में भी देख सकता हूँ कि किसने क्या कहा है कमेंट बॉक्स में. आई एम तैयबा वकार अहमद एंड आई एम लिसनिंग सर. सर वॉइस क्लियर, वेरी वेल. ओके तैयबा. ओके. मैं बाद में देखूंगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस किसने कहा है. रेहान अली. ठीक है रेहान, बहुत ज़बरदस्त. अब यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए आए हैं. ज़बरदस्त, ठीक है. सारी चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ बेटा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट माय पीपीटी बेटा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. द जेनरास ऑफ लिटरेचर. द फर्स्ट इज ड्रामा. जैसे हमने वहाँ पर डिस्कस किया कि हमारा जो फर्स्ट जेनरा है वो दैट इज ड्रामा. ड्रामा, अब ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा. हमें डेफिनेशन मैंने यहाँ पर ड्रामा की रखी है. मोर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर बेटा, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड के वी आर जस्ट स्टडिंग द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू द जेनरास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. हम जस्ट उनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी इस लेक्चर में. इन सारे जनरास का जो भी टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन, बिकॉज ड्रामा सेपरेटली आपकी कोर्स आउटलाइन में एक अलग से टॉपिक है, हम डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे. सिमिलरली नॉवेल है, नॉवेल इज अ सेपरेट टॉपिक इन योर कोर्स आउटलाइन. शॉर्ट स्टोरी इज अ सेपरेट टॉपिक इन योर कोर्स आउटलाइन. तो डिटेल में हम वहां पर पढ़ेंगे, यहाँ पर हम जब उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे. सो drama is a literary form or a piece of literature which is performed on the stage along with dialogues and characters in front of the audience. That is known as drama. तो यहाँ पर आपने कुछ चीजों को ध्यान में रखना है बेटा. वो चीजें क्या है कि ड्रामा इज अ लिटरेरी form or piece of literature which is performed. Let me highlight it. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ. परफॉर्म्ड. ठीक है बेटा, ये हमेशा जो ड्रामा होता है दैट इज परफॉर्म्ड ऑन स्टेज अलोंग विद डायलॉग्स. एक ड्रामा के अंदर डायलॉग्स लाजमी होते हैं एंड कैरेक्टर्स. डायलॉग्स कौन बोलेगा? ऑब्वियसली कैरेक्टर्स होंगे तो डायलॉग्स ही होंगे.
So see, these are the important things in the definition. Whenever you go through from any definition, then you have to find out key concepts from that definition. Like here in this definition, the first key concept is performed. Dramas are always performed. And the second is drama is consisted of dialogues and it has characters, and those dialogues are performed in front of the audience. That is known as drama. Drama is further divided into two parts. The first is comedy dramas and the second is tragedy dramas. Now let me give you explanation about them. Comedy dramas. What is comedy? We all know that ये जो हमारे जो comedy dramas हैं वो क्या है? It's a literary genre of literature, or we can say that it is a literary subgenre of drama which is amusing. इसको मैंने already highlight किया हुआ है कि जो comedy हमेशा amusing होता है. There is amusement in comedy dramas. ठीक है? And satirical tone. उसका जो tone होता है in drama, that is always satirical. Okay बेटा? Mostly having happy and cheerful endings. ड्रामास के कॉमेडी ड्रामास के अंदर हमेशा इसकी जो एंडिंग्स होती हैं वो हैप्पी एंडिंग्स होती हैं, चेयरफुल एंडिंग्स होती हैं, वेयर एज अ मैसेज इज ऑलवेज कन्वेड टू द ऑडियंस थ्रू लव एंड फन. Now here you have to keep one thing in your mind, that satirical tone is highlighted. Now let me explain this to you. The word satirical is taken from the word satire. ये एक satire word है जिससे आया है satirical, उससे निकला है. ठीक है बेटा? Where in satire is a technique. ये satirical tone या satire is a technique which is used in literature by the writers to criticize something. जब कोई राइटर किसी चीज के ऊपर क्रिटिसाइज करता है तो दे यूज सटायरिकल टोन. सटायरिकल टोन यूज करते हैं या सटायर यूज करते हैं और उस चीज के ऊपर वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं. ओके बेटा? सो दे क्रिटिसाइज इन दैट वे, दे क्रिटिसाइज इन अ फनी वे. तो वो क्रिटिसाइज तो कर रहे होते, बट द मैसेज इज गिवन, द मैसेज इज कन्वेड टू द ऑडियंस थ्रू द फन. उसी फनी वे के थ्रू वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं, सटायरिकल टोन के थ्रू वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं टू द ऑडियंस. इज दैट क्लियर बेटा? राइटर्स यूज exaggeration, irony and other devices to poke fun of a particular leader, a social custom or tradition or any other practice that they want to criticize. अब राइटर्स क्या करते हैं? आयरनी और सटायरिकल टोन के थ्रू क्या करते हैं? वो क्रिटिसाइज करते हैं किसके ऊपर? कोई भी पार्टिकुलर लीडर हो. आपने देखा होगा अक्सर कार्टून्स में, स्पेशली जियो न्यूज में जो कार्टून्स आते हैं उसमें क्या करते हैं कि वो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके वो कार्टून्स बनाते हैं, देन दे मेक फन ऑफ देम. उनके ऊपर वो फन बनाते हैं. तो दैट इज अ सटायरिकल टोन, या इसको हम आयरनी भी कह सकते हैं. आयरनी का मकसद ये होता है कि कहा कुछ और जा रहा है लेकिन उसका मकसद कुछ और है. सी बेटा, जब हम कहते हैं जो डबल मीनिंग बात करते हैं ना, हम डबल मीनिंग हम बोल तो कुछ और रहे होते हैं लेकिन उसका मकसद कुछ और होता है, दैट इज आयरनी. लिटरेचर में हम उसको आयरनी कहते हैं. और सटायरिकल टोन का तो मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है. ठीक है बेटा? सो किसी भी आपके लीडर के ऊपर या कोई भी ऐसा क्या कहते हैं सोशल कस्टम, जो सोसाइटी में कोई ऐसी प्रैक्टिस हो रही है, कोई ट्रेडिशनल ऐसा मतलब एक्ट है, या any other practice in the society which is not good at all, and writer want to make fun of it, or writer want to criticize on that thing, तो उसके ऊपर डायरेक्टली वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता रहा. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है. सपोज इफ समथिंग इज हैपनिंग इन अ सोसाइटी विच इज रिलेटेड टू अ रिलीजन, हमारे रिलीजन के मुताबिक है, and and writer has to criticize on that thing, तो क्या करेगा राइटर बेटा? ऑब्वियसली उसके ऊपर डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करेगा राइटर. ओके बेटा? सो व्हाट विल हैपन, उसमें होगा ये कि राइटर विल यूज सटायरिकल टोन, उसमें फनी वे में उसको प्रेजेंट करके और अपना मैसेज कन्वे कर जाएगा. सो दिस इज सटायरिकल टोन. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉमेडी एंड ड्रामा देन प्लीज आस्क मी. Raise your hand, I will unmute you. Those students who will participate, I will very appreciate them. वो students जो participate करेंगे class में online, I will appreciate them. Simply you have to raise your hand, I will unmute you. जी.
Is there anyone who want to ask any question? आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही बेटा, प्लीज आस्क मी. Yes, Sufyan, where are you? Raise your hand. आप जैसे ही अपना हैंड रेज करेंगे तो आप यू विल कम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. रेवा चंद, I have network issue. Okay, Reva Chand. Yes, Sufyan, unmute yourself. Yes, sir. Yes, did you understand? Yes, sir. समझ But में आ sir, रहा I है? have a question. Yes, जी question. सर. सर फॉर एग्जाम्पल कि कपिल शर्मा शो है, जी जी, इट्स ऑल्सो कॉमेडी, इट्स ऑल्सो कॉमेडी वन. exactly. So it is the part of, but it is only the part of comedy or the part of comedy drama? बेटा सी, ये ड्रामा नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमेडी एज वेल, बट इट्स नॉट पर्टिकुलरली कॉमेडी ड्रामा. ड्रामा में ये होता है कि आपने बहुत सारे Okay. ड्रामास देखे होंगे कि वो होते ड्रामा हैं, उनके अंदर Yes, कैरेक्टर्स sir. होते हैं. लाइक इन कपिल शर्मा शो दे आर नो Yes, कैरेक्टर्स. sir. वहां पर एक दो बंदे बैठे होते हैं, लेकिन एक Yes, प्रॉपर तरीके से स्टोरी नहीं होती है. ड्रामास के कुछ yes, एलिमेंट्स sir. बेटा, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं कि उसका प्लॉट होता है, उसकी प्रॉपर स्टार्टिंग होती है, उसका क्लाइमैक्स होता है, उसकी एंडिंग होती है. ठीक है, तो वो चीजें कपिल शर्मा के शो में मिसिंग होती है. जी सिंपली सर. इट्स अ कॉमेडी, बट इट्स नॉट अ कॉमेडी ड्रामा. ओके. Okay, sir. Okay, Deepak, it is understandable. Okay, Okay, let's move thank you, sir. forward. Okay, beta. Move forward to a next slide, which is tragedy. Now, what is tragedy? So, beta, if you remember, during your physical classes, I had also discussed the concept of tragedy. कि tragedy का concept क्या है? So, उसमें हम ये कर सकते हैं. Tragedy is a literary work in which main character is brought to extreme sorrow or suffering. That is known as tragedy. जो आपका tragedy में जो main character है, when the main character is brought to extreme sorrow, suffering, issues and problems, that is known as the tragedy. If the main character in the story is not brought to the suffering and issues and the problems, if the main character is living a luxurious life, that would not be a tragedy. Okay बेटा, अगर उसको कोई मसला मसाइल आ ही नहीं रहे हैं, if the problems are not being faced by the main character, मेन कैरेक्टर को कोई इश्यूज ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, सो दैट इज नॉट अ ट्रेजेडी. वो ट्रेजेडी नहीं हो सकती. ट्रेजेडी का ये रूल है कि योर मेन कैरेक्टर मस्ट बी ब्रॉट टू द एक्सट्रीम सॉरो, सफरिंग्स, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. According to Aristotle, tragedy an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. अब इस डेफिनेशन को थोड़ा आप समझने की कोशिश करें. ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन. लेट मी हाईलाइट इमिटेशन. ओके बेटा, लेट मी हाईलाइट इट. सी, इसके की कॉन्सेप्ट इसमें इमिटेशन, एन एक्शन, देन है सीरियस, ठीक है बेटा, एंड देन है कंप्लीट. दीज आर द की कॉन्सेप्ट इन दिस डेफिनेशन. अब इस डेफिनेशन के अंदर ये की कॉन्सेप्ट है. अगर आपने इन चार वर्ड्स को ठीक से समझ लिया तो यू दैट मीन्स के अरिस्टोटल्स डेफिनेशन वुड बी इजी टू कॉम्प्रिहेंड. तो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन. इमिटेशन मीन्स कॉपी. ओके, जब हम किसी भी चीज को कोई भी कॉपी करते हैं, दैट इज नोन एज इमिटेशन. इमिटेशन ऑफ एन एक्शन. जो भी एक्शन होता है, whatever the action is done, tragedy is imitation of that action. अगर हम किसी का मर्डर करते हैं तो ऑब्वियसली किसी का जब मर्डर करेंगे तो ट्रेजेडी तो उसके साथ हुई, तो हमारे साथ भी तो होनी है. इफ वी विल फेस द जस्टिस, ठीक है बेटा, जब जस्टिस फेस करेंगे तो उसके साथ वो होगा. इफ यू डू एनी इनजस्टिस विथ समवन, आपका जो भी एक्शन होगा एंड थ्रू योर एक्शन यू आर डूइंग इनजस्टिस. ये जिसने भी लकीर नीचे खींची है ना बेटा, आप ये नहीं सोचो कि मुझे पता नहीं लगेगा. मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं ये चेक करूंगा और मैं इसको बताऊंगा. आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, और मैंने पहले ही स्टेट फॉरवर्ड आपको कहा था आपके ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, कि ड्यूरिंग द क्लास अगर किसी ने मेरी क्लास में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की तो दैट स्टूडेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन लॉस. आपका जो लॉस होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका लॉस क्या होगा. देन आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा. दैट स्टूडेंट विल बी डेल्ट विद आयरन हैंड. मुझे पता है कि ऐसे स्टूडेंट के साथ कैसे डील किया जाता है.
तो डोंट वरी बेटा, आपको अगर लग रहा है कि आप मुझसे बच जाओगे तो यू आर मिस्टेकन। ये आप लोग किसी और टीचर्स के साथ हरकतें कर सकते हैं, मेरे साथ नहीं। सो लेट मी कंप्लीट माय एक्सप्लेनेशन कि इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, जो भी एक्शन होता है उसकी इमिटेशन है। ये जो हमारी ट्रेजेडी है वो उसकी इमिटेशन होती है। सिमिलरली दैट एक्शन इज सीरियस, वो जो ट्रेजेडी होती है या जो एक्शन होता है दैट इज ऑलवेज सीरियस बेटा, वो हमेशा सीरियस होता है। दैट इज कंप्लीट। अगर कोई चीज इनकम्प्लीट है, उसके सेगमेंट्स कंप्लीट नहीं है, सपोज देयर इज नो प्रॉपर एंडिंग, देयर इज नो प्रॉपर क्लाइमैक्स, देयर इज नो प्रॉपर स्टार्टिंग, देयर इज नो प्रॉपर इवेंट्स ओवर देयर, देन that means कि वो tragedy नहीं है। Okay बेटा, so tragedy is the one which should be serious, that must be complete, there must be actions, and the imitation of that action is the tragedy। Okay बेटा, जारा, ओके जारा, ठीक है बेटा। ये जारा आपने जो ग्रीन लाइन खींची है ना, सही है। Now tragedy is further divided into two parts. Tragedy further divided into two parts. The first is Greek tragedy and the second is English tragedy. Okay beta, so Greek tragedy का और English tragedy का जो difference है, if you remember I had taught you in the class कि what is difference between Greek tragedy and English tragedy। कि ग्रीक ट्रेजेडी के कौन से वो जैसे कि ग्रीक ट्रेजेडी इज बेस्ड ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ सोफोक्लेस, जैसे कि ऑडिपस रेक्स की हमने ट्रेजेडी को डिस्कस किया था। सिमिलरली इंग्लिश ट्रेजेडीज में हमने किसको डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर कि हमने इंग्लिश ट्रेजेडी में शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, एंड द ट्रेजेडी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, तो हमने इन ट्रेजेडीज को डिस्कस किया था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब हम ड्रामा को पढ़ेंगे तो इनको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। द सेकंड जनरा इज द पोएट्री। सेकंड जनरा इज पोएट्री। पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स and emotions of human beings, or it can be said that poetry is a literary work in which the expression of feelings and ideas is given intensity by the use of distinctive style and rhythm। See beta, poetry is the expression of feelings and emotions। जब हम feelings and emotions का expression करते हैं, उनको express करते हैं, तो that is known as poetry। See beta, William Wordsworth said the spontaneous overflow of feelings and emotions is called poetry। जो spontaneous overflow होता है feelings का, जो feelings का overflow होता है and emotions का overflow होता है, that is known as poetry। This is the simple definition of poetry। Furthermore, poetry is further divided into many parts, but most important are given below। पोएट्री के और भी ज्यादा पार्ट्स हो सकते हैं, आप जब गूगल करेंगे तो आपको और भी टाइप्स इसके मिल सकते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके पार्ट्स हैं वो हैं लैरिकल पोएट्री, ड्रामेटिक पोएट्री एंड नैरेटिव पोएट्री। सो now what is lyrical poetry? Lyrical poetry is a formal type of poetry which expresses personal emotions or feelings, typically spoken in the first person। जो lyrical poetry होती है वो personal expression होता है personal feelings and emotions का। हमेशा lyrical poetry का जो speaker होता है, that speaker is always first person speaker। If you remember I had taught you the first person speaker, second person and the third person। अगर आपको याद होगा तो ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। What is the first person, what is the second person, what is the third person, how they are different from each other। Similarly, the lyrical poetry doesn't have to tell a story। lyrical poetry के अंदर कोई स्टोरी नहीं होती है, जो कि स्टोरी सिंपल, इट्स अ स्टोरी, इट्स अ कैरियर ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। It's a carrier, or it's a feeling of emotions। Wait, कहाँ पर था? Okay, a lyric poem is a private expression of emotions by a single speaker। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो lyric poem होती है उसमें single speaker होता है, और it is always for individual person। जो भी individual उसको पढ़ेगा that would be fit for that individual। Okay बेटा, for example
American poet Emily Dickinson described inner feelings when she wrote her feeling her poem. I felt a funeral in my brain. See, beta, I felt a funeral. Such kind of poetry is known as the lyric poetry, जिसमें 2 लाइन्स भी हो सकती हैं, 5 लाइन्स भी हो सकती हैं, 8 लाइन भी हो सकती हैं. So that is lyrical poetry or lyric poetry. Some scholars categorize lyric poetry in 3 subtypes. अब lyric poetry को भी कुछ scholars कहते हैं कि इसके सब टाइप्स हैं, जैसे कि lyric of vision, जो विजन होता है उसको हम लिरिकल पोएट्री कहते हैं, एक सब टाइप है. दूसरा लिरिक ऑफ थॉट, इंसान की जो सोच होती है, दैट इज द सेकंड टाइप. एंड द थर्ड इज लिरिक ऑफ इमोशन. However, this classification is not widely agreed upon. But ये जो इसके सब टाइप्स हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है और बहुत से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर अग्री नहीं करते हैं. ओके बेटा, सो मूव फॉरवर्ड टू second type of the poetry, that is dramatic poetry. Dramatic poetry is also known as the dramatic verse or the verse drama. It's a written work that that tells a story and connects the reader to an audience through emotions or behavior. ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर हमेशा यू विल फाइंड अ स्टोरी. जैसे हमने कहा कि लिरिक पोइट्री में यू विल नेवर एवर फाइंड अ स्टोरी, बट इन ड्रामेटिक पोइट्री आपको एक स्टोरी मिलेगी. इट वुड बी इन द शेप ऑफ ड्रामा. आपको एक ड्रामा के शेप में मिलेगी, जहां पर एक प्रॉपर सेटिंग होगी, उसकी प्रॉपर कैरेक्टर्स होंगे, बट इट विल बी संग. बट उसकी जो रिटन जो मेथड होगा, दैट वुड बी related to the poetry. Obviously that would be the related to the poetry, but that would be similar to the drama as well. एक शेप होगा उसका जो कि स्टोरी टेलिंग की शेप में होगा. So a form of narrative closely related to the acting. It is also related to the acting. जैसे कि कोई विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे ऐसे ड्रामेटिक पोइट्री है जिसके ऊपर ड्रामास परफॉर्म किए गए हैं, प्लेज परफॉर्म किए गए हैं. It usually is performed physically and can either spoken or sung. इसको फिजिकली भी परफॉर्म कर सकते हैं, स्पोकन में भी कर सकते हैं और इसको गा भी सकते हैं. ड्रामेटिक पोएट्री इज एनी प्ले आर सीन. इसको ये एक प्ले भी हो सकता है, ड्रामेटिक पोएट्री है लेकिन उसको उन्होंने प्ले भी बना दिया, ऐसा भी हो सकता है. इन विच द कैरेक्टर्स यूज पोएट्री, लेकिन उस प्ले के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे दे विल बी यूजिंग पोएट्री, दे विल बी यूजिंग राइमिंग. ठीक है बेटा, तो उनका जो कैरेक्टर्स के जो डायलॉग्स होंगे, जिस तरह से वो वर्ड्स को अटर करेंगे, दैट वुड बी इन शेप ऑफ पोएट्री, whether blank or material. In their dialogues are monologues. ठीक है. It is also called dramatic theater. इसको dramatic theater भी कहा जाता है. In fact, the plays of some ancient Greek playwrights such as ठीक है, इसको आप हम स्किप करते हैं क्योंकि ये बाद में आपके लेक्चर में आ रहा है. The third part is narrative poetry. But a narrative poetry is the form of poetry that tells a story. Simply वो dramatic poetry के अंदर भी story होती है लेकिन वो drama की shape में होता है, लेकिन simply ये एक story telling की shape में होता है narrative, often making the voices of a narrator and the characters as well. जैसे कि आपने देखा होगा कि कैरेक्टर स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है और उसके पीछे से आवाज आ रही है, आपने अक्सर ये देखा होगा, तो दैट इज नैरेटिव पोइट्री. ओके बेटा, तो व्हेन समवन इज नैरेटिंग बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन के बिहाइंड कोई और नैरेट कर रहा है और कर्टेन के बाहर सामने स्टेज पे कोई और एक्टिंग कर रहा है, सो दैट इज नोन एज द नैरेटिव पोइट्री. The entire story is usually written in metered verse. मेथड वर्स ये होता है कि जो पोइट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करके पूरा लिखा जाता है, फ्री स्टाइल नहीं होता राइटिंग का. नैरेटिव पोम्स डू नॉट नीड राइमिंग. अब नैरेटिव पोम्स के अंदर राइमिंग नहीं होती है, जैसे ड्रामेटिक पोइट्री में राइमिंग होती है, तो इसमें कोई राइमिंग वगैरह नहीं होती. द पोम्स दैट मेक अप दिस जेनरा में बी शॉर्ट और लॉन्ग, छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं. द स्टोरी इज लेस. अंदर है कुल मोहम्मद. ओके okay beta, so this is the narrative poetry. Narrative poetry tells stories through verse like a novel or a short story.
जैसे कि नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक स्टोरी बताई जाती है, सिमिलरली नैरेटिव पोइट्री के अंदर भी इसी तरह से ये स्टोरी ही बताई जाती है। इसमें एक प्रॉपर प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होता है, सेटिंग्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेज पे कोई परफॉर्म कर रहा होता है, उसके पीछे से कोई नरेट कर रहा होता है। सो दिस इज द नैरेटिव पोइट्री। तो बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ पोइट्री, raise your hand. I will unmute you, then you may ask your questions. Mohammad Awais. Yes, Awais. Sir, please tell us about narrative poetry. Narrative इतना poetry. समझ Okay, okay. जी Okay, बेटा, मैं रिपीट करता हूँ इसको। जी मिट्ठू, what's your question, मिट्ठू? Unmute yourself and ask. हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? Yes, बेटा, आवाज आ रही है। सर, हमारे लिटरेचर में पहले पोइट्री आई थी या प्रोज? जी बेटा, अब देखें, ये आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसका हमारे इस लेक्चर से कोई लेना देना है ही नहीं। मैं आपको अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, आप पूछ रहे हो कि पहले पोइट्री आई थी या प्रोज आया था। सो दिस इज नॉनसेंस क्वेश्चन, दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। आपको ये पूछना चाहिए कि आपको इस पोइट्री के जो मैंने टाइप्स आपको पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आए या नहीं आए। अगर इसको समझने में कोई मसला है, कोई इशू है, तो आप वो पूछे मुझसे। डोंट वेस्ट ना माय सर, टाइम। इसमें कोई इशू नहीं है? थैंक यू। ओके। नहीं सर। अवैस, आपका क्वेश्चन था कि नैरेटिव पोइट्री आपको समझ में नहीं आई है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। बेटा, नैरेटिव पोइट्री ऑलवेज इंक्लूड्स अ नैरेटर। उसके अंदर एक नैरेटर होता है जो उस स्टोरी को नैरेट कर रहा होता है, बता रहा होता है। मैनी अ टाइम्स वी हैव सीन दैट ऑन स्टेज समवन इज परफॉर्मिंग, कोई जस्ट एक्टिंग कर रहा है, एंड बिहाइंड द कर्टेन नैरेट कोई और कर रहा है, बता कोई और रहा है। The story is being told by someone else, so that comes under the umbrella of narrative poetry. तो इससे सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी यही है कि स्टेज पे someone is performing and the narrator is someone else। एक तो इसी तरह से होता है। दूसरा कि someone is narrating the story of someone else, कि वो नैरेटिव पोएट्री है लेकिन एक बंदे की स्टोरी वो दूसरा बंदा एक्सप्लेन करके बता रहा है इन अ शेप ऑफ स्टोरी। वो है पोइट्री, लेकिन उसकी जो दैट मीन्स कि उसकी जो वर्स है, मीटर्ड है, वो बिल्कुल पोइट्री वाले। जैसे मीटर्ड, लेट मी हाईलाइट इट, रिटन इन मीटर्ड वर्स। ठीक है बेटा, अब ये जब हम मीटर्ड वर्स करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि पोइट्री के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए ही इसको लिखा गया है। ठीक है। एक होता है ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स का ये होता है कि कोई आपस में कोई राइमिंग वाइमिंग है ही नहीं, कोई आपस में कनेक्शन भी नहीं मिल रहा है, बट उसने ऐसे ही फ्री वर्स में, फ्री स्टाइल में लिख लिया है। तो नैरेटिव पोइट्री इज आल्सो इन मीटर्ड वर्स। इसमें सारे जितने भी होते हैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पोइट्री के, वो फॉलो होते हैं, लेकिन इसमें एक नैरेटर होता है, जो नैरेटर जो स्टोरी को नैरेट कर रहा होता है। ठीक है। नैरेटिव पोएट्री टेल्स स्टोरीज थ्रू वर्स, लाइक नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी। जैसे शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ते हैं, कोई नॉवेल पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम स्टोरी हमें मिलती है। तो सिमिलरली नैरेटिव पोएट्री आल्सो टेल्स स्टोरी like novel, like a short story. Okay, narrative poem has a plot, उसके अंदर एक plot भी होता है। प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग के कहाँ स्टार्ट हुई पोइट्री, कैसे स्टार्ट हुई, कौन सी जगह, वेदर इट वाज स्टार्टेड इन कंट्री साइड एरिया, इन विलेज, वेदर आर इट वाज स्टार्टेड इन सिटी लाइफ। ये होती है इसकी सेटिंग। ठीक है बेटा। तो कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक परफॉर्म कर रहा है, एक उसको नरेट कर रहा है। तो जी मोहम्मद अवैस, वेट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, क्लियर हो गया सर। समझ में आ जिस गया? तरह के यस सर, जिस तरह के हम कह सकते हैं कि जैसे अल्लामा इकबाल ने एक कंप्लीट स्टोरी बताई हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में, या किसी एक बड़े शख्स के बारे में, किसी एक शायर एग्जैक्टली, के बारे में, एक एग्जैक्टली। मुफस्सिर उस के बारे देखो, में। उसने पोइट्री की पूरी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए एक स्टोरी पूरी बता दी। तो दैट इज नैरेटिव पोइट्री। थैंक यू सर, ओके थैंक यू वेरी शगुफ्ता, मच। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस।
अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हेलो। यस बेटा यस। जी सर, सर can we compare narrative poetry to theater? Sometimes dramas like Cinderella, they are playing in theater, and We can compare the बेटा. voice is coming from. Okay बेटा. I will answer your question. Thank you. Okay. जी अमान unmute yourself. सर लिरिकल पोइट्री का थोड़ा सा क्लियर कर दें, वो थोड़ी समझ नहीं आई थी। The lyrical poetry आपको समझ में नहीं आती. Okay अमान. So बेटा शगुफ्ता, your question was that can we compare narrative poetry with the theater? But we can never ever compare a narrative poetry with the theater. But dramatic poetry is very much similar to the theater. जो दूसरा हमने पार्ट पढ़ा था dramatic poetry, that is totally similar, purely similar to the theater as well. चूंकि हम that is kind of प्ले एज वेल. जो ड्रामेटिक पोइट्री है वो उसको हम प्ले भी कह सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा था कि शेक्सपियर के कुछ ऐसे प्लेज हैं, जैसे इफ यू हैव स्टडीड द रोमियो एंड जूलियट, आपने अगर उसको पढ़ा है ओरिजिनल टेक्स्ट को, तो दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री. उसको ड्रामेटिक पोइट्री की फॉर्म में लिखा है, बट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्ले, दैट इज आल्सो बीइंग परफॉर्म्ड ऑन स्टेज इन थिएटर्स. सो दैट टाइप इज रिलेटेड टू द theater. I hope कि I have answered your question. जी कौसर बेटा. Yes कौसर. Yes बेटा कौसर. Unmute yourself. Hello, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. जी बेटा. Sir, in lyrical poetry, you were saying about first person, second person, and third person. I am not clear about that. Can you please tell me? नो बेटा, मैं थर्ड पर्सन का वो मैंने ऐसे ही बताया था कि आपको क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज फर्स्ट पर्सन नैरेटर, व्हाट इज सेकंड पर्सन नैरेटर एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन नैरेटर. सो लिरिकल पोएट्री ऑलवेज इंक्लूड्स द फर्स्ट पर्सन नैरेटर. ओके, उसमें एक ही वन पर्सन, उसमें एक ही पर्सन होता है, एंड दैट पर्सन is writing the poetry, or that person is reciting the poetry or singing the poetry. And the lyrical poetry is totally related to individual person. It is a kind of private poetry. It's a carrier of feelings and emotions of an individual. तो ये है इसका. Okay, sir. Thank you. Okay. Yes Kalim. Wait. अमान भी है, कलीम भी है. ओके अमान. यस अमान, अनम्यूट योरसेल्फ. सर मैंने पूछा था ना सर लिरिकल का, वही मुझे अच्छा, बता दें। हाँ, आपका अभी तक हैंड रेज है ना जब ये. ओके मैं आपको आंसर करता हूँ. यस कलीम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, आवाज आ रही है मेरी? यस बेटा, यू आर ऑडिबल. यस सर, पोइट्री के मुतालिक सवाल नहीं है सर, वो आपने कॉमेडी ड्रामा के मुतालिक बताया था ना सर, जी. वो टॉपिक तो जी सर अब जिस तरह एक दोस्त ने सवाल भी किया, तो वो सर अब चार्ल्स चिपली है ना सर, वो भी कॉमेडी मतलब मैसेज वो हमें दे रहा था कि हैप्पी और चेयरफुल वो भी था ना सर, और मैसेज भी हमें कन्वे कर रहा था. तो सर ये भी कौन? ड्रामे सर, चार्ली चिपली. हाँ, चार्ली चैपलन. यस सर. जी. सर तो वही मतलब एक कॉमेडी ड्रामा के दायरे में आते हैं. बेटा सी, उसके जो चार्ली चैपलन के ड्रामास नहीं है उसके, दे आर कॉमेडी वीडियोस. उसके जो मैंने देखे, शायद कोई उसका पूरा प्रॉपर ड्रामा हो. आपको जब मैं ड्रामा पढ़ाऊंगा तो ड्रामा के कुछ एलिमेंट्स हैं, 5 से 7 एलिमेंट्स हैं उसके, और हर एलिमेंट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बेटा ड्रामा के अंदर. तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रामा. तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट है या उससे आगे है, लेकिन ड्रामा आपका पूरा एक टॉपिक है. जब मैं आपको ड्रामा का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपका ये जो कंफ्यूजन है दैट वुड बी क्लियर कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं. अगर वो सारे एलिमेंट्स किसी लिटरेचर के अंदर हैं तो दैट इज नोन एज ड्रामा, तो हम उसको ड्रामा कहते हैं. अगर उन एलिमेंट्स में से कोई एक भी मिसिंग है तो दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ड्रामा, तो हम उसको ड्रामा नहीं कह सकते. हाँ, उसको कॉमेडी वीडियोस कह सकते हैं. ठीक है, कोई कॉमेडी से वो रिलेटेड हो सकते हैं, कॉमेडी के जेनरा में आ सकते हैं, कॉमेडी का सब टाइप हो सकते हैं, लेकिन वो ड्रामा नहीं हो सकता, कॉमेडी ड्रामा नहीं हो सकता. जी सर, थैंक यू सो मच. ओके कलीम.
ओके, और कौन है? जी वाजिद। सर असल में मसला ये था कि ये जो स्लाइड है ना, जी ये मतलब ये हमने अभी नहीं समझी है, वॉइस नहीं आ रहा था, इसलिए अच्छा थोड़ा अच्छा। रिपीट करेंगे। देखिए वाजिद, आपके पास शायद इंटरनेट कनेक्शन का इशू होगा। मैं ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, तो जो पार्ट आपसे मिस हो गया है, तो आप क्या कीजिएगा ठीक है कि उस पार्ट को दोबारा जी रिकॉर्डिंग जी में जी, जाकर वहां से आगे पीछे करके आप सुन लीजिएगा कि मैंने क्या कहा है। तो आई थिंक इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके बेटा। थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके बेटा, नो इशू। Aman, your question was lyric poetry. You did not understand the lyric poetry. Beta, lyric poetry is the formal type of poetry. ये formal type है poetry की, which expresses personal feelings and emotions and spoken in the first person. हमेशा first person का क्या होता है कि when I am talking about my feelings, my emotions, that is known as the first person, because मैं first person हूँ। लेकिन अगर मेरे बारे में कोई और बात करेगा तो that would be the second person। तो ये जो लैरिक पोएट्री है ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही लिखी जाती है, और लैरिक पोएट्री हमेशा यूज होती है टू शो और टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की फीलिंग्स एंड इमोशंस को ये शो करती है। लैरिक पोएट्री में कभी भी कोई स्टोरी नहीं मिलेगी आपको। आप हमेशा जो पोएट्री पढ़ते हैं, जो देखते हैं सोशल मीडिया पे 2 लाइन्स 4 लाइन्स या 8 लाइन्स वाली पोएट्री, देखें उसके अंदर कोई आपको स्टोरी नहीं होती है, वो सिंपल एक पोएट्री होती है। दैट इज द कैरियर ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। आप जब उसको पढ़ेंगे तो वो आपके ऊपर बिल्कुल 100% फिट आ रही होती है। तो दैट मीन्स के दैट इज द फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव में लिखी गई है, और वो आप पर भी फिट है। जो इंडिविजुअल्स उसको पढ़ते हैं उनको वो फिट लगती है, और दैट इज द कैरियर। और वो हर जो जो जिस जिस पर वो फिट आती है, तो वो उसकी फीलिंग्स एंड इमोशंस को वो बिल्कुल पोर्ट्रे कर रही होती है, शो कर रही होती है वो पोम। तो दैट इज नोन एज द लिरिकल पोएट्री। स्कॉलर्स ने इसके कुछ और टाइप्स भी बताए हैं, जैसे कि लिरिक ऑफ विजन। किसी इंसान का एक विजन होता है ना कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, वैसे करना है, मुझे ऐसा भी करना है, एक विजन। दूसरा होता है लिरिक ऑफ थॉट, कि आप सोच क्या रहे हो, क्या सोचते हो। लिरिक ऑफ इमोशन, आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। तो ये 3 सब टाइप्स भी बताते हैं कुछ स्कॉलर इसके। लेकिन ये जो 3 टाइप्स सब टाइप्स बताते हैं, इस इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, और नहीं चाहते दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो ज्यादातर स्कॉलर्स हैं, वो इसके ऊपर अग्रीड नहीं है। वो कहते हैं कि लिरिकल पोएट्री के कोई सब टाइप्स नहीं है, ये बस लिरिकल पोएट्री है, और ये फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखी जाती है, और ये एक इंडिविजुअल इंसान की फीलिंग्स एंड इमोशंस को शो करती है, उनको पोर्ट्रे करती है। आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा अमान। ओके कलीम, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो बेटा आप अपना हैंड लो कर दें, और अमान अगर आपका भी कोई सवाल नहीं है तो लो डाउन योर हैंड। थर्ड जेनरा बेटा, अब हम तीसरे जेनरा पे आ जाते हैं, दैट इज प्रोज। प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट हैज नो फॉर्मल मेट्रिकल let me and rhyming structure. It is written in a natural flow of speech. It also includes ordinary grammatical structure. अब जो प्रोज है उसके अंदर, जैसे कि हम पोएट्री के अंदर बेटा देखते हैं कि उसके अंदर राइमिंग होती है, मीटर होता है, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर वो नहीं है। प्रोज के अंदर सिंपल एक नेचुरल फ्लो होता है स्पीच का, जैसे हम नेचुरली स्पीकिंग करते हैं, तो उसी तरीके से हम नेचुरली राइटिंग हम ऐसे लिखते हैं कि वो उसमें एक फ्लो होता है। और मोर इम्पोर्टेंटली जो हमारी ग्रामर और लैंग्वेज के जो रूल्स रेगुलेशन एंड स्ट्रक्चर हैं उनको फॉलो करते हुए प्रोज राइटिंग लिखी जाती है। प्रोज राइटिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पोएट्री। पोएट्री से कैसे डिफरेंट है? बिकॉज पोएट्री की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रूल्स ऑफ प्रोज। प्रोज में हम जस्ट एक्सप्लेनेशन होती है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। और इसमें पोएट्री में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। अगर स्टोरी होती है तो स्टोरी भी, जैसे कि नैरेटिव पोएट्री में स्टोरी होती है, तो दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री।
उसमें हम कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन हियर इन प्रोज राइटिंग वी जस्ट फोकस ऑन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। हमारे ग्रामेटिकल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको फोकस करते हैं, और देन वी राइट something and we give explanation of something. It is further divided into two parts. अब प्रोज जो राइटिंग है उसके अंदर further two types हैं. The first is fiction and the second is non-fiction. So what is fiction? Let me explain fiction. The word is the word fiction is taken from the Latin fictio, which means the act of making, fashioning or modeling. ये लैटिन से लिया गया और उसकी ये मीनिंग है। फिक्शन लिटरेचर इज क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन। बेटा ये जो फिक्शन है प्रोज का सब टाइप है, फर्स्ट टाइप है, और फिक्शन के अंदर जितना भी लिटरेचर लिखा जाता है दैट लिटरेचर इज टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन पे बेस होता है। जो भी इमेजिनेशन होती है एक इंसान की, एक राइटर की, वो अपनी वो जो पीस ऑफ लिटरेचर जो प्रोड्यूस करता है दैट इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द इमेजिनेशन ऑफ दैट राइटर। उसकी जितनी भी जो भी इमेजिनेशन है उसके अम्ब्रेला के नीचे ही वो हो जाता है, नॉट प्रेजेंटेड एज फैक्ट। इसके अंदर आपको जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे आप जब भी कोई ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे में आपको फैक्ट मिलेगा, कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ोगे उसमें आपको फैक्ट मिलेगा, कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको फैक्ट मिलेगा, न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें आपको फैक्ट मिलेगा, लेकिन इसमें फैक्ट नहीं होता है। हाँ, जो स्टोरी होती है, जो एक्सप्लेनेशन होती है, वो किसी दैट मीन्स के वो किसी ऐसे उसमें रियलिटी हो सकती है। रियलिटी का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि उन्होंने किसी हैपनिंग को देखा सोसाइटी में और फिर उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक पूरी नॉवल लिख डाली। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सच्चाई जरूर होती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो पूरा गलत होता है, पूरा इमेजिनरी होता है, लेकिन ज्यादातर उसमें इमेजिनेशन होती है, उसमें एग्जाजरेशन होती है। ठीक है बेटा, दो इट मे बी बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी और सिचुएशन। उसके अंदर कोई ट्रू स्टोरी हो सकती है, कोई ट्रू सिचुएशन भी हो सकती है, बट मेजॉरिटी में जो उसका लिटरेचर लिखा होता है दैट इज बेस्ड ऑन imagination, that is based on exaggeration. Simply we can say that any literary work which is not based on facts and figures but on imagination, that is known as fiction. फिक्शन इज फर्दर डिवाइड। अगर आपको फिक्शन समझना है तो आप नॉवल देखो, इसका जो फर्दर डिवाइडेड है ना, नॉवल आता है, नॉवेला है, शॉर्ट स्टोरीज है, मिथ्स हैं। अब ये जो चार टाइप्स हैं, देखिए चारों टाइप्स में आपको रियलिटी या फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। नॉवल है तो वो ऑब्वियसली वो उनकी अपनी एक इमेजिनेशन होती है, इमेजिनेशन को देखकर फिर वो अपनी नॉवल लिखते हैं। नॉवला भी ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी ऐसी लिखी जाती हैं। मिथ्स मिथ्स ही यही होती है कि जिसमें रियलिटी होती नहीं है, वो ऐसी चीजें हैं जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक ही नहीं होता है, तो उसको हम मिथ कहते हैं। तो सी बेटा फिक्शन में ये चार टाइप्स आ जाती हैं। अब हर टाइप को मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। ठीक है, नॉवेल का तो आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब फिक्शन प्रोज, नॉवेल क्या है, फिक्शन प्रोज है। प्रोज नैरेटिव ऑफ बुक लेंथ, ये किताब की लेंथ जितनी होती है, टाइपिकली रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स। इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, और इसमें देयर इज सम डिग्री ऑफ रियलिज्म एज वेल। रियलिज्म मतलब रियलिटी की डिग्री भी होती है कि कोई सिचुएशन या कोई ऐसा इवेंट ले लिया जो कि, या कोई ऐसी स्टोरी ले ली जो कि रियलिटी के ऊपर बेस है, जिसका वाकई, जैसे कि किसी ने बॉक्सर मोहम्मद अली के ऊपर कोई नॉवल लिख डाली, तो दैट मीन्स कि बॉक्सर मोहम्मद अली तो रियल है, वो तो रियलिटी है। तो रियलिज्म तो उसमें आया, लेकिन बकाया उसने जितनी भी नॉवल के अंदर उसने एक्सप्लेनेशन की, उसमें एग्जैजरेशन है, उसमें इमेजिनेशन है, तो दैट इज नोन एज नॉवल। ठीक है बेटा। नाउ नॉवेला, नॉवेला इज द शॉर्ट नॉवल। ये हमेशा नॉवल से छोटा होता है और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। दैट इज द नैरेटिव प्रोज फिक्शन whose length is shorter than that of most novels. नॉवल से उसकी लेंथ शॉर्ट होती है, बट लॉन्गर देन मोस्ट शॉर्ट स्टोरीज, बट बड़ा होता है शॉर्ट स्टोरीज से। नो ऑफिशियल डेफिनेशन एग्जिस्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पेजेस। इसके कितने पेजेस होने चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए, इसकी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम सिंपली इसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं कि ये हमेशा इससे बड़ा है, नॉवल से छोटा है और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा है। बेटा अजानें हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक करते हैं।
Okay, let's continue. Now next is short story. But short story is a piece of prose fiction that typically can be read in one setting. जो short story है उसको हमेशा हम एक setting में read कर सकते हैं. किसका मैसेज है? मुबीना सर है muted because of अजान. जी बेटा अजान हो रही थी जब मैंने म्यूट कर दिया था. So beta, a short story is a piece of prose fiction that typically can be read in one setting. इसको हम एक ही setting में पढ़ सकते हैं and focuses on a self-contained incident or series of linked incidents with the intent of evoking a single effect or mood. इस short story के अंदर हमेशा single effect होता है या इसके अंदर जो series of linked incidents होते हैं वो हमेशा एक ही self कंटेंट इंसिडेंट से रिलेटेड होते हैं. जो एक इंसिडेंट होता है जो मेन आपका जो थीम होता है उसी से रिलेटेड होती है सीरीज. या तो उसके अंदर एक ही इफेक्ट होता है, एक ही फ्लो होता है, एक ही थीम होता है, उसी के ऊपर पूरी स्टोरी लिखी जाती है. मोर इम्पोर्टेंटली ब्रीफ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव दैट इज अ शॉर्टर देन अ नॉवल. शॉर्ट स्टोरी हमेशा नॉवल और नॉवलर दोनों से लेंथ में शॉर्ट होती है. इन दोनों से बड़ी नहीं होती, इन दोनों से शॉर्ट होती है. मोर इम्पोर्टेंटली जैसे नॉवल में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, नॉवला में भी अच्छे खासे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी के अंदर हमेशा यू विल फाइंड फ्यू कैरेक्टर्स, 3, 4, 5. आपको फ्यू कैरेक्टर्स मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको इसमें कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे शॉर्ट स्टोरी के अंदर. अ शॉर्ट स्टोरी इज अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन दैट कैन बी रीड इन वन सेटिंग यूजुअली बिटवीन 20 मिनट्स टू एन आवर. आप जो शॉर्ट स्टोरी है इसको तकरीबन 20 मिनट से 1 घंटे, ये देखें एस्टिमेटेड टाइम है, इन बिटवीन कितना भी टाइम आपको लग सकता है, 20 मिनट्स एंड 1 आवर. इसके इन बिटवीन दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम द रीडर वुड बी एबल टू complete the reading of short story in one setting only. There is no maximum length. अब इसकी कोई maximum length तो decided है नहीं, but the average short stories जो average एक short story है that is of 1000 to 7500 words. उसके 1000 words भी हो सकते हैं और 7500 words भी हो सकते हैं. Even कुछ short stories ऐसी भी हैं जिनके 10 to 12,000 words होते हैं. तो that means कि it is not too much lengthy. It does not have a length of books. इसकी जो बुक्स वाली बड़ी लेंथ होती है वो नहीं होती है. जैसे कि मैंने आपको पीछे नॉवला का बेटा बताया, तो नॉवला का मैं आपको बताता चलूं, दी हर्ट ऑफ डार्कनेस, ये नॉवला है ना, तो दी हर्ट ऑफ डार्कनेस मैं लिख रहा हूं यहाँ पर. दी हर्ट ऑफ डार्कनेस, इट इज अ नॉवला. इसकी ये एग्जांपल है. अगर आपको पता नहीं है नॉवला के बारे में कि क्या है नॉवला, कैसा होता है, तो दी हर्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ, आप इसको पढ़ लीजिएगा या इसको देख लीजिएगा. और ये इतना बड़ा नहीं होता है, इतना लेंथी नहीं होता है, नॉवल से छोटा होता है. और शॉर्ट स्टोरी से ये नॉवला हमेशा बड़ा होता है. और ये अराउंड मतलब अराउंड 100 पेजेस, 80 पेजेस अराउंड इसी के होता है, इससे ज्यादा लेंथी नहीं होता है. तो दिस इज नॉवला. और ये जो शॉर्ट स्टोरी होती है ये 20 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में इसको खत्म कर देते हैं पढ़ने में, एक ही सेटिंग में. 1000 to 7500 ज्यादातर शॉर्ट स्टोरीज में इतने ही वर्ड्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते. लेकिन कुछ शॉर्ट स्टोरीज ऐसी भी हैं जिनमें 10,000 तक वर्ड्स आ जाते हैं. तो दिस हैपेंस कि वो उसमें थोड़े वर्ड्स ज्यादा आ गए. तो दिस इज अबाउट शॉर्ट स्टोरी. मोर इम्पोर्टेंटली शॉर्ट स्टोरी के अंदर मैक्सिमम आपको जो पेजेस मिलते हैं, मैक्सिमम आपको 10 to 15 पेजेस मिलते हैं शॉर्ट स्टोरी के अंदर. इससे ज्यादा आपको ज्यादा तो पेजेस नहीं मिलेंगे. ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट स्टोरी. एंड शॉर्ट स्टोरी इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर कोर्स आउटलाइन. अलग से आपके कोर्स आउटलाइन में भी इंक्लूडेड है, तो हम उसको फर्दर वहीं पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. मिथ इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी. जो ट्रेडिशनल स्टोरीज हम सिंपली लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ मिथ, दैट व्हाट एक्चुअली मिथ इज. मिथ इज द स्टोरी, आइडिया, एनी बिलीफ विच हैज नो रियलिटी. ये कोई आइडिया हो सकता है, ये कोई मिथ जो है स्टोरी भी हो सकती है, ये कोई बिलीफ भी हो सकता है. बिलीफ इन टर्म्स ऑफ रिलीजन,
belief in term of tradition, belief in term of society, a social belief, आपका जो भी है, but उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं होती है बेटा। मिथ इसको हम कहते हैं, एक होता है मिथ, दूसरा होता है रियलिटी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये मिथ है, जो जितनी भी मिथिकल स्टोरीज आपने कभी सुनी है, पढ़ी है, या कोई मिथिकल कॉन्सेप्ट है ऐसा जो कि आपने सुना है, जैसे कि मैंने नीचे दिया हुआ है वेम्पायर्स, बिल्कुल नीचे नीचे आप देखेंगे तो मैंने वेम्पायर्स का दिया हुआ है, लेट मी हाईलाइट इट। जिसके वेम्पायर्स है, वेम्पायर्स को हम अक्सर सुनते हैं, सी बेटा वेम्पायर्स इट्स अ मिथ, हमने इनको कभी देखा नहीं है, इनके बारे में हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स भी नहीं है कि हम जिनके ऊपर ये साइंटिफिकली प्रूव कर सकें कि हाँ भाई वेम्पायर, देयर वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ वेम्पायर्स देयर। तो ये एक मिथिकल स्टोरीज हैं जो हम बचपन से लेके सुनते हुए आ रहे हैं। सिमिलरली मेरे अपने ट्रेडिशन में, मेरी अपनी सोसाइटी में, मेरी एक, हर सोसाइटी के अंदर कोई मिथिकल स्टोरी जरूर होती है, कोई ट्रेडिशनल होती है, कोई रिलीजियस होती है, कोई सोशल होती है, लेकिन मिथिकल स्टोरी जरूर होती है। जब मेरी जो मिथिकल स्टोरी मैंने जो बचपन से सुनी हुई है, लेट मी कोट इट, कि माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल मी अ स्टोरी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, दैट देयर वाज अ डायमंड नोन एज पारस, एक डायमंड तरह मोती था, और वी कैन कॉल इट एज अ पर्ल, वो कोई पर्ल था, उसका नेम था पारस। एंड द पारस वाज अ टाइप ऑफ डायमंड के जब वो किसी भी मेटल को हम उसको टच करेंगे तो दैट मेटल वुड बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। जो भी आपका लोहा है, कितना भी लोहा है, आपने जस्ट उसको टच करना है, उसके साथ वो टच हो गया तो मेटल विल बी कन्वर्टेड इनटू gold. And that paras, that metal, not paras, but that yes, that paras would be found in a nest of a bird. एक bird होता है और उसके नेट से हमेशा मिलता है। सो दिस वाज द मिथिकल स्टोरी इन माय ट्रेडिशन, इन माय सोसाइटी, व्हिच आई हैव हर्ड फ्रॉम माय चाइल्डहुड। बट सी बेटा, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, दिस इज अ जस्ट स्टोरी, दिस इज अ मिथिकल स्टोरी। इस तरह के जितनी भी मिथिकल स्टोरीज है, या कोई भी मिथिकल कॉन्सेप्ट है, कोई भी मिथिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भी मिथिकल आइडिया है, कोई भी मिथिकल बिलीफ है, एक और मिथिकल बिलीफ है, मैं एटलीस्ट सम पीपल हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन दैट मिथ, बट आई डू नॉट। सपोज वो क्या है कि सम पीपल डू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स इन तावीज, कि वो तावीज को पहनेंगे तो दे विल गेट वेल वेरी सून, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर उनको पेट में दर्द हो रहा है तो दे दे यूज द तावीज, एंड वो तावीज को जब खोल के आप देखेंगे, आई हैव सीन बाय माई सेल्फ, तावीज को मैंने देखा उसमें बस लकीरें ही खींची हुई है और कुछ भी नहीं है। दिस इज अ बिलीफ, दिस इज अ मिथिकल बिलीफ, एंड पीपल डू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव्स इन तावीज। और वो कहते हैं कि अगर आपको एक पत्ते में स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाए तो वो पत्ता भी आपको शिफा दे देता है। ऑब्वियसली इंडीड इट इज सो, लोगों का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है तो बिलीफ की बेसिस पे ही आपको शिफा मिल जाती है। बट आई डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ बिलीफ कि मैं तावीज में बिलीव करूं कि मैं तावीज पहनूंगा तो मेरा पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, मेरा फीवर खत्म हो जाएगा, या मुझे नजर लगी वो मुझे नजर ठीक हो जाएगी। यू सी बेटा कि दीज आर द मिथिकल बिलीव्स। इसी तरह से मिथिकल आइडियाज होते हैं, इसी तरह से मिथिकल कॉन्सेप्ट होता है, मिथिकल स्टोरी होती है, दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिथ, एंड दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फिक्शन। इट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी, उसको रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज मिथ। ओके बेटा, आई होप कि यहाँ तक आपको मिथ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो प्लीज ask me questions. I will try my best to answer you. Yes, beta. Ask. माशाल्लाह, अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है. Good to see. I really appreciate those students who participate. Yes, Kalim. अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. सर ये आपने जो मिथ समझाया ना, मिथ, सर हमने एंग्लो सेक्शन, यस सर, एंग्लो Yes. सेक्शन पीरियड में हमने जो रिवोल्ट की स्टोरी मतलब आपने बताया कि सर ये It's a इसी के mythical. दायरे It's a में आता है। mythical. Exactly. It's a mythical because आपको पता है जो Beowulf है, it's a slayer of monsters. वहां पर monsters आते हैं. अगर आपने यस सर, उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा है तो एक बहुत ही बड़ा खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर होता है और वो उसको जाके उनको मारता है। सी से जब जा रहा होता है तो सी में मॉन्स्टर्स आते हैं और उन मॉन्स्टर्स को मारता है। सो इट्स अ मिथिकल स्टोरी. इट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी. एग्जैक्टली, यू आर राइट ठीक कलीम. है सर, बहुत यस, ताहिर, अनम्यूट योरसेल्फ.
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये मिथ की लेंथ शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल से बड़ी होती है छोटी होती है? बेटा इसकी जो लेंथ है दैट इज नॉट डिफाइंड। ये एक सेंटेंस भी हो सकता है मिथ, ये लंबी स्टोरी भी हो सकती है। तो इसकी जो लेंथ है दैट इज नॉट डिफाइंड, इसकी लेंथ कोई डिफाइन नहीं है। मिथिकल कोई एक आइडिया है तो आइडिया तो एक लाइन का भी हो सकता है, एक वर्ड का भी हो सकता है, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी। तो हमने इसके जस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना होता है, इसकी लाइन एंड लेंथ को फोकस नहीं करना होता है हमने इसमें। इज दैट क्लियर शकील? अल्फिया, यस बेटा अल्फिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर आपने बोला कि है ना नॉवेल और नॉवेला का ना, जी जी सर बेटा। आपने शॉर्ट स्टोरीज की एक आपने बता दी ना कि इतनी लिमिट होती है, जी तो जी बेटा। नॉवेला और नॉवेल की जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, जिससे हम बेटा सी डिफरेंशिएट कर सकते नहीं हैं नहीं, वो नॉवेल से? नॉवेल जो होती है वो बुक लेंथ की होती है। बुक आपको पता है कि छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, तो उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट बुक की कभी भी नहीं हो सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द राइटर, राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जिस टॉपिक के ऊपर लिख रहा है उसके ऊपर कितना मटेरियल है, कितनी नॉलेज है उसकी कि वो उतना उसको लिख सकता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है। सो नॉवल डिपेंड फॉल्स इन दैट कैटेगरी। सिमिलरली जो नॉवेला होता है, तो नॉवेला इज ऑलवेज स्मॉलर देन नॉवेल एंड बिगर देन शॉर्ट स्टोरी। अब शॉर्ट स्टोरी से बड़ा है और नॉवेल से छोटा है, इन बिटवीन जो आ रहा है वो दैट इज नॉवेला। इसकी कोई स्पेसिफिक वर्ड लिमिट में नहीं आपको बता सकता कि इसकी इतनी स्पेसिफिक कोई वर्ड लिमिट हो सकती है या इसके कोई इतने पेजेस हो सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी तो छोटी होती है, उसको जज करना इजी होता है, वर्ड्स को काउंट करना इजी होता है, पेजेस को काउंट करना इजी होता है। और अमूमन जो भी शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती हैं वो 1000 वर्ड्स टू 7500 वर्ड्स के इन बिटवीन होती है। कुछ ऐसी भी होती हैं जो थोड़ी बड़ी भी हो जाती हैं, इसके जो पेजेस होती हैं 10 to 15 पेजेस भी हो सकते हैं। तो सी नॉवल शॉर्ट स्टोरी छोटी है जब भी हम उसको इजीली जज कर सकते हैं, वो लेंथ में बड़े हैं तो हम उनको इजीली जज नहीं कर सकते, नोबडी कैन जज इट, इट डिपेंड्स ऑन द राइटर बेटा। आई होप कि आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। एहतशामुल हक, यस एहतशाम। Sir, please explain the difference between prose and poetry. The difference between prose and poetry बेटा, okay okay I will explain it. किसी और का कोई सवाल है बेटा? अब्दुल सत्तार, पता नहीं, आई थिंक अब्दुल सत्तार का हैंड रेज था। यस अब्दुल सत्तार। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल सत्तार। सर मेरा हैंड रेज नहीं था लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा जी सर जी। वो जो भी ये जो नॉवेल्स होते हैं क्या ये के सारे वो इमेजिनेशन बेस्ड होते हैं सर? बेटा सारे नॉवेल्स इमेजिनेशन की बेसिस पे होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें रियलिज्म का कॉन्सेप्ट जरूर होता है, रियलिटी जरूर होती है। कोई उन्होंने इवेंट ले लिया, कोई ऐसा आइडिया ले लिया, कोई ऐसी स्टोरी ले ली जो कि रियलिटी में बेस करती है, रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, उसकी बेसिस पे उन्होंने एक नॉवल प्रोड्यूस कर दी। तो दैट नॉवल वुड बी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट नॉवल वुड बी एग्जैजरेशन, वुड बी इमेजिनेटिव। उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो इमेजिनेटिव होगा और एग्जैजरेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इमेजिनेशन जस्ट। और जैसे हम उसको एग्जैक्टली ये नहीं कहेंगे कि दिस इज टोटली बेस्ड ऑन रियलिटी। टोटली बेस्ड हम जब रियलिटी को करेंगे, वो जब आप नेक्स्ट पार्ट पढ़ोगे नॉन फिक्शन, तो आप जब नॉन फिक्शन को सुनोगे जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक ओके बेटा। एहतशाम, योर क्वेश्चन वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री। सी बेटा, पोएट्री इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ राइमिंग। उसके अंदर आपको राइमिंग दिखती है, एक लाइन दूसरी को फॉलो करिए, दूसरी तीसरी को करिए, तीसरी चौथी को, सारी लाइन्स एक दूसरे से सिमिलर होती है, एक दूसरे को फॉलो कर रही होती है, दैट इज नोन एज राइमिंग। उसमें मीटर होता है, मीटर पोइट्री का एक रूल है कि किस तरह से पोइट्री को कंपोज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो पोइट्री होती है दैट इज आल्सो, दैट इज द कैरियर ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन, उसमें हमेशा आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं। लेकिन प्रोज राइटिंग में आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस नहीं होते हैं बेटा। प्रोज राइटिंग में आपकी जस्ट डीपली एक्सप्लेनेशन होती है, किसी भी चीज की डीप एक्सप्लेनेशन होती है,
जैसे कि आप पोइट्री पर सॉरी प्रोज में आप नॉवल पढ़ते हो तो उसमें डीप एक्सप्लेनेशन है, नॉवल आप पढ़ते हो तो उसमें भी एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें भी एक्सप्लेनेशन है। तो सी प्रोज के अंदर हमेशा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है बेटा। तो वो जो एक्सप्लेनेशन है वो उसका जो लिखने का जो स्टाइल है दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द स्टाइल ऑफ पोएट्री। जैसे पोएट्री में राइमिंग होती है, एक पहली लाइन दूसरी से सिमिलर होती है, दूसरी तीसरी से सिमिलर होती है, तो लेकिन प्रोज में ऐसी कोई मतलब रूल नहीं होता है, आपने फ्री राइटिंग लिखनी होती है, आपने बस उसमें ग्रामेटिकल जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको बस फोकस करना है कि आपकी जो राइटिंग है उसमें ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। बाकी आपने एक चीज को अपने तरीके से बस एक्सप्लेन करना है, ठीक है बेटा। उसमें कोई आपने बकाया जो पोइट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं करने होते। एक तो ये, दूसरा कि वो फीलिंग्स को कैरी ऑन करती है, यहाँ फीलिंग्स और इमोशंस को प्रोज राइटिंग कैरी ऑन नहीं करती है। इट टेल्स अ स्टोरी, इट एक्सप्लेन्स द स्टोरी इन अ डिटेल, वो डिटेल में एक्सप्लेन करता है किसी स्टोरी वगैरह को। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड प्रोज। दीपक कुमार, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रेवा सर, कैन मिथ बी ट्रू? See beta, Revajan, good question. There are some myths, they came true, they can be true. कुछ ऐसी myths होती हैं कि that can you know turn to be a true myth, के बाद में उसको साइंटिफिकली या किसी प्रूफ्स की बेसिस पे उसको बंदा ट्रू साबित कर दे, दिस इज पॉसिबल। बट मोस्ट ऑफ द myths are not true, they are away from the reality, but there are also some myths they can be true, वो ट्रू हो सकती हैं। इट्स या यू आर राइट। चाहे कुछ रिलीजियस मिथ है, अगर कोई रिलीजियस मिथ है और कुछ लोगों की नजर में वो मिथ है, कुछ लोगों की नजर में वो रियलिटी है, और रियलिटी में भी वो जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो वो वाकई ट्रू हो सकती है। तो इट डिपेंड्स, मोस्ट ऑफ द मिथ्स आर नॉट ट्रू, बट कुछ ऐसी हैं जो कि रियल हो सकती हैं बेटा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नॉन फिक्शन। इसका जो सेकंड पार्ट है प्रोज का वो है नॉन फिक्शन बेटा। Non-fiction में non-fiction is any document or any written work or any media content that intends in good faith to present only truth and accuracy regarding information, events, people. Let me बेटा इसमें जो important चीजें मैं उनको highlight करता हूँ ताकि आप लोगों को और भी आसानी हो उसको समझने में। टाइम हमारे पास कम बचा है तो मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। Information, accuracy, truth। बेटा जो नॉन फिक्शन होता है उसके अंदर हमेशा आपको ट्रुथ मिलेगा। नीचे जैसे मैंने यहाँ भी दिया हुआ है फैक्ट्स, तो आपको फैक्ट्स मिलेंगे, एक्यूरेसी मिलेगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रू होगी। जितने भी इवेंट्स होंगे सारे इवेंट्स रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन देखें बेटा। फिक्शन के अंदर जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं वो सारे इमेजिनरी होते हैं कि मैं समंदर के किनारे पे खड़ा हुआ था, ठंडी ठंडी हवाएं आई और मेरे चेहरे को छूते हुए फिर दरख्तों को पत्तों को हिलाते हुए आगे गुजर गई। तो यू सी दिस इज इमेजिनरी इवेंट। ये जो इवेंट राइटर ने एक्सप्लेन किया दिस इज इमेजिनरी, उसने अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लेन किया है, ठीक है बेटा। बट नॉन फिक्शन के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं रियलिटी में उनकी एग्जिस्टेंस होती है, आप उनको आप रियलिटी में उनको फाइंड आउट करेंगे। नॉन फिक्शन में जो जो कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे आपके, सारे के सारे कैरेक्टर्स वो लोग रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने जैसे कलीम ने कहा कि बिवॉल्फ के बारे में उन्होंने कहा कि दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिथ। तो देखें बिवॉल्फ को आप रियलिटी में नहीं देखेंगे, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं जो मॉन्स्टर्स हैं आप उनको रियलिटी में नहीं देखेंगे। वैम्पायर्स हैं तो आप उनको रियलिटी में नहीं देखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो लोग होंगे जो कैरेक्टर्स होंगे यू विल फाइंड देम इन रियलिटी, यू विल फाइंड देम इन रियल वर्ल्ड, आप उनको रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं। सो दिस इज, इस तरह का कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर है सो दैट इज नोन एज नॉन फिक्शन, उसको नॉन फिक्शन हम कहते हैं। अब नॉन फिक्शन में जैसे नीचे नीचे आप सबसे आखिरी लाइन पे आ जाए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि नॉन फिक्शन में क्या आ जाते हैं। जैसे कि बुक है, आप कोई भी किताब पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, चाहे सोशल साइकोलॉजी का पढ़े, साइंटिफिक इन्वेंशंस का पढ़े, ठीक है, या
आप पाकिस्तान स्टडी का पढ़ें, इस्लामियात का पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ेंगे तो इट विल बी कंसिस्टेड ऑफ रियलिटी। उसके जितने भी इवेंट्स होंगे वो रियलिटी से रिलेटेड होंगे। बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब जब किसके बारे में हम उसकी जिंदगी को एक्सप्लेन, सपोज मैं अगर मेरे फेवरेट टीचर की जिंदगी को एक्सप्लेन करूं, उसके ऊपर कुछ लिखूं, जैसे माय मोस्ट फेवरेट टीचर इज सर रियाज हुसैन, ही यूज्ड टू टीच इन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में पढ़ाते थे लेकिन अब नहीं पढ़ा रहे हैं। ही इज माय मोस्ट फेवरेट टीचर, ठीक है बेटा। सो नाउ अगर मैं उनकी जिंदगी के बारे में कुछ भी लिखूं, दैट वुड बी नोन एज बायोग्राफी। तो चूंकि सर रियाज भी रियल है, उनके बारे में मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, उनकी क्वालिटीज एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ, वो सारी रियलिटी पे बेस करती हैं। सिमिलरली ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मकसद ये होता है कि मैं खुद की जिंदगी पे के बारे में जो भी लिख रहा हूँ, आप अगर खुद के बारे में जो भी लिखते हैं कि मेरा नाम फलां है, मैं फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, फलां डिपार्टमेंट में, फलां सेमेस्टर में, मेरी ये हैबिट्स हैं, मेरी ये हॉबीज हैं, मैं ये बनना चाहता हूँ, सी बेटा दिस इज ऑल रियल। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से हासिल की, मेरा ताल्लुक इस सिटी से, इस इलाके से, दिस इज ऑल रियलिटी। तो ये ऑटोबायोग्राफी होती है, इसमें कोई भी इमेजिनरी चीज नहीं होगी आपकी। एसेज, आप कोई भी ऐसे पढ़ोगे तो आपके ऐसे में लॉजिकल रीजनिंग होती है, ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं। सो दैट इज ऐसे, उस ऐसे के अंदर आपको कभी भी इमेजिनरी चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है। सिमिलरली रिसर्च आर्टिकल्स जो होते हैं आपके, रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं, उस आर्टिकल जितने भी आप देखें उन सब साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बेस करते हैं। साइंटिफिकली चीजें जो प्रूव्ड होती हैं वो आर्टिकल्स में होती हैं, रिसर्च पेपर्स में भी साइंटिफिकली जो चीजें प्रूव्ड होती हैं वो चीजें होती हैं। तो दीज आर दी थिंग्स, इस तरह का कोई भी मटेरियल, एनी रिटन piece of literature which has the concept of facts, figures and reality। यहाँ पर एक दो चीजें और भी मिस हो रही है, जैसे कि न्यूज़पेपर, व्हाट यू फाइंड इन न्यूज़पेपर, यू फाइंड द रियलिटी, यू विल फाइंड द फैक्ट्स, यू विल फाइंड द रियल इवेंट्स, कि कराची में फिलहाल जगह पे ये हुआ, इस्लामाबाद में ये हुआ, इमरान खान ने ये कहा, बिलावल भुट्टो ने ये कहा, उसने वो कहा, यू विल फाइंड द रियल कंटेंट ओवर देयर। सो व्हेनेवर यू विल फाइंड द रियल कंटेंट, दैट वुड बी नॉन फिक्शन। ओके बेटा, सो नॉन फिक्शन, दैट वुड बी नोन एज द नॉन फिक्शन। इस तरह के जितने भी आपको रिटन वर्क मिलता है, दैट वुड कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नॉन फिक्शन। बेटा नॉन फिक्शन समझ में आया आपको? प्लीज रेज योर हैंड दैट आई कैन अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। दीपक कुमार, यस सर, ओके दीपक। ऐसामुल हक है आई थिंक ये, यस ऐसामुल हक, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर पहली बात तो ये है कि मैं आपको तकरीबन 1.5 महीने के बाद सुन रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा सुन के लेक्चर आपका। सर मेरा सवाल कोई नहीं है, सवाल मेरा कोई नहीं है, बस एक मेरी वो एक शेयर करना चाहता हूँ चीज़। ये आपके टॉपिक में आई थी तो मैंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बताया कि मिथ जो होती है वो मन घड़त कहानियां बनाई हुई होती हैं लोगों की या लिखी हुई होती हैं। इसके बाद आपने रिपोर्ट भी किया कि जो है ना बहुत सारे लोग उस पे बिलीव करते हैं तावीज़ों में। तो सर मेरा जो ओपिनियन है इसके ऊपर आपके साथ बिल्कुल एग्रीड है, क्योंकि मेरे जो काम है उन्होंने भी मुझे ये सिखाया कि जो है ना बिलीव सिर्फ एक अल्लाह पे होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो बुत परस्ती में आती हैं। तो सर मेरा यही एक शेयर करना चाहता था मैं। जी एग्जैक्टली, शाबाश। I really appreciate your opinion. Thank you sir. Okay. Tahir Shakil, yes Tahir, unmute yourself बेटा। सर ये क्वेश्चन है ऐसे और बायोग्राफी से रिलेटेड है। ये जो ऐसे हैं अक्सर ऐसे आते हैं कि ऐसे लिखें आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या इन पर, अगर वो हमारी फेवरेट पर्सनालिटी है तो क्या वो बायोग्राफी में चेंज हो जाएगा या ऐसे नहीं, ही रहेगा? नहीं, वो बायोग्राफी में चेंज नहीं होगा। वो ऐसे के ही फॉर्म में आएगा, बिकॉज ऐसे इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। आपको पता है ऐसे के कितने पार्ट्स हैं? ऐसे इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, जैसे कि नैरेटिव ऐसे है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, इसके 5 से 6 टाइप्स हैं ऐसे की। तो वो उन टाइप्स में आ सकता है। आप जिस तरह से बता रहे हो कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे, कि किसी को आप डिस्क्राइब करो, ठीक है, तो आपने कायदे आजम को जब एक्सप्लेन किया तो दैट वुड बी द डिस्क्रिप्टिव ऐसे।
लेकिन ये बायोग्राफी इज समथिंग एल्स। आप उसकी जो लाइफ है, और एसे की बेटा अलग से एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वेन एवर यू गोइंग टू राइट एन एसे, सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द जर्नल इंट्रोडक्शन. Along with your journal introduction, you will write a thesis statement. Okay, when you are done with your journal introduction and the thesis statement, then you will develop your other paragraphs. Like whatever the thesis statement your is, you will develop your paragraph according to the thesis statement which you have given in your introduction. तो ऐसे का एक अपना क्राइटेरिया होता है, अपना अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं राइट डाउन करने के। लेकिन बायोग्राफी में हम कोई भी रूल इस तरह से नहीं फॉलो करते। नो जर्नल इंट्रोडक्शन, नो थीसिस स्टेटमेंट, नो कोहेरेंस, नो कोहेजन, no development of paragraphs according to the given thesis statement. बायोग्राफी में हम सिंपली क्या करते हैं, उसकी जिंदगी को हम एक्सप्लेन करते हैं फ्रॉम ए टू जी। हम उसकी जिंदगी के जितने भी इवेंट्स होते हैं हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो इट इज बायोग्राफी। अनम्यूट योरसेल्फ ताहिर। यस ताहिर। ओके सर, क्लियर है सर। क्लियर हो गया? ओके बेटा। अमना। ओके अमना बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर आपने कहा था कि मिथ में रियलिटी नहीं होती और फिक्शन में थोड़ी बहुत रियलिटी होती है, तो ये भी तो सर इसी की टाइप है ना, तो इसमें क्यों नहीं होती? हाँ नहीं, मैंने बाद में रेवाचंद ने भी एक सवाल पूछा था कमेंट बॉक्स में कि कोई मिथ रियल हो सकती है, तो उसके ऊपर मैंने कमेंट किया कि हाँ मिथ रियल हो सकती है। अगर बाद में उसको साइंटिफिकली या किसी और प्रूफ्स की बेस पे उसको बंदा रियल प्रूफ कर दे तो दैट विल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रियलिटी, तो वो रियलिटी हो सकती है। दूसरी बात, मिथ में कॉन्सेप्ट रियलिटी का थोड़ा सा इस वजह से भी है कि यू सी, जैसे मैंने तावीज की बेटा बात की, तो देयर आर सो मेनी पीपल according to them तावीज is real and it works for them. वो उसको पहनते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, it's their belief. तो that means कि according to them there is reality. ऐसा ही है बेटा. But according to those who do not believe in तावीज there is no reality. तो there is always, जब whenever we talk about the fiction, तो उसका जो यू समझ लें कि 60 to 70% is not based on reality. 60 to 70% is based on imagination, on exaggeration, but 30 to 40% depends on realism. उसमें 30-40% reality हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, तो 40% भी हो सकती है। I hope कि I am making sense. Okay बेटा। अमना हो गया बेटा। If anybody else have any question, please ask. सर मुझे मिथ के बारे में कुछ पूछना है। सबा, yes सबा बेटा, raise your hand, I will unmute you. Okay, yes सबा, unmute yourself बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये मिथ के बारे में ये क्लियर करवाना था, जैसे सर हमारे मैरिज वगैरह में, शादी ब्याह में जैसे कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, मतलब कोई रस्म रवाज करते हैं, तो सर वो तो मतलब जैसे कोई करता है ना कि ये ऐसा हो सकता है, ये जरूरी है करना, मगर दूसरे जो दूसरे कास्ट वाले होते हैं वो उसको नहीं मानते, तो सर ये भी मिथ के जुमरे में आएगा ना? सपोज बेटा के कौन सा कस्टम ट्रेडिशन, कोई एक को कोट करेंगे आप? सर मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको। जैसे सर सिंपली बलोचों में जैसे होता है ना कि दुल्हन को एक हफ्ता पहले ही कर देते ना, मतलब उसे छुपाते हैं, उसका चेहरा नहीं दिखाते, मगर पठानों में से नहीं होता, बाकी कास्ट वालों में कुछ चेंज होता है, तो सर ये भी तो मिथ के जिम्मे में आएगा ना, तो ये तो रियल नहीं है ना? नहीं बेटा, ये मिथ के जुमरे में नहीं आता, ये ट्रेडिशन और कस्टम्स के जुमरे में आता है कि हर ट्रेडिशन, जो हर सोसाइटी है उसके अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं और उनके कस्टम्स सर होते जैसे उनके बिलीव्स होते हैं ना कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो सर मैं इस हवाले से पूछ। हाँ, वो उनका जो उस ट्रेडिशन के पीछे जो बिलीफ होता है, दैट बिलीफ कैन बी मिथ, कि भाई अगर हमने दुल्हन को एक हफ्ते के लिए उसका मुंह छुपाकर कोने में नहीं मायों में बिठा दिया, तो कुछ ये फलां ट्रेजेडी हमारे साथ हो जाएगी, ये फलां ट्रेजेडी हो जाएगी। ऐसा ही है ना बेटा? तो वो वो जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है, अब देखें जैसे सिंधी ट्रेडिशन में भी एटलीस्ट 3 days उनको दुल्हन को बिठाया जाता है उसका मुंह छुपाकर।
मैक्सिमम 7, मिनिमम 3। और दूसरे सारे ट्रेडिशंस में कम से कम एक दिन भी जरूर बिठाया जाता है इस तरह से। तो इट वेरीज ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन, बट इसके पीछे जो बिलीफ है, जैसे कहते हैं कि अगर 7 दिन नहीं बिठाया ना तो बड़ी अनहोनी हो जाएगी, अ बिग ट्रेजेडी विल हैपन टू द कपल, टू द स्पेशली टू द ब्राइड। तो ये मिथ है, यस सर, ये रियलिटी नहीं है, ये मिथ है। सही सर, यू आर मुझे यही एब्सोल्युटली क्लियर यू आर करना था। एब्सोल्युटली राइट बेटा। थैंक यू सर। Beta, time is over. If anyone wants to ask any question, please ask me. Mubina, what more? सर लाइक कुछ लोगों के सर में दर्द होता है तो वो सर पर कोई कपड़ा लिपटा देते हैं, तो वो उनका बिलीफ होता है, तो सर इट्स मिथ। हाँ बेटा, ऑब्वियसली इट्स मिथ। अगर सर में दर्द होता है और लोगों का ये बिलीफ है, एग्जैक्टली मैंने खुद देखा है अपने ट्रेडिशन में, मैंने अपने सोसाइटी में देखा है कि उनको सर में दर्द हुआ, या तो वो क्या करते हैं, जोर से कपड़ा बांध देते हैं सर पे, या तो वो कोई कपड़े को थोड़ा गीला वीला करके उसके ऊपर 10-15 मिनट रख देते हैं, और देन दे थिंक दैट दे विल गेट बेटर। अब वो कैसे ठीक हो जाते हैं, आई डोंट नो। उनका कैसे वो सर दर्द खत्म हो जाता है, आई डोंट नो, बट पीपल डू दैट। सो इट्स स्ट्रेंज बिलीफ, आपको अगर याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पीपल हैव बिलीव्स, और अगर आपका एक पत्ते में बिलीफ हो जाए ना, पक्का यकीन जो कहते हैं, कि आपको तो वहीं से भी शिफा, वैसे शिफा तो अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई और शिफा नहीं दे सकता है, लेकिन अगर वहां पर भी हो जाए, तो अगर पत्ते से भी शिफा मिल जाए तो लोग उसके ही पीछे लग जाते हैं, हालांकि उस पत्ते के थ्रू उसको शिफा देने वाला खुदा ही था। दिस इज माई बिलीफ, ठीक है। तो हर इंसान का अपना बिलीफ है, सो यस इट इज अ मिथ, मुबीना। myth totally depends upon beliefs। बेटा रेवाचंद, मिथ जो है आपके बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करती है, आपके आइडिया के ऊपर डिपेंड करती है, और ट्रेडिशनल स्टोरी के ऊपर डिपेंड करती है, आपके रिलीजन से भी इसका कनेक्शन है, हमारे जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं उनके ऊपर भी मिथ हमारी डिपेंड करती है। जैसे कि हमारे ये कस्टम्स में कहा जाता है कि जैसे कि आपने पहले ही कहा था किसी ने कि मिथ रियलिटी में भी हो सकती है। जैसे कि एक और मिथ है, मैं आपको बताता हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट मिथ इज रियल, देयर इज रियलिटी इन दैट मिथ। और वो क्या है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज अगर आप अपने पेरेंट्स की नाफरमानी करेंगे तो कल आपके बच्चे होंगे, वो आपकी नाफरमानी करेंगे, और जो जैसा जैसा आपने किया है वैसा वैसा आपके बच्चे आपसे करेंगे। इट वॉज अ मिथ बेटा, इसको कोई साइंटिफिकली किसी ने प्रूफ नहीं किया है, बट हमारा ये बिलीफ है, बहुत सारे लोगों का बिलीफ है कि हाँ भाई अगर हम गलत करेंगे तो ऑब्वियसली उसको हमने, तो दिस मिथ कैन बी ट्रू, ये मिथ सही हो सकती है। ओके बेटा, और क्या है? थैंक यू सर, मोविना। Okay beta, the time is over. If you have any question, please ask. If you do not have any question, then you are Wajid. Okay Wajid, unmute yourself. Yes, Wajid, you have to unmute yourself from your side as well. I think yes beta, किसी और को कोई सवाल है? Sir, please tell me some examples of myth. Seema, that pure belief on Allah, that He is the best planner ever, that is the true myth. Am I right, sir? Obviously it's a true myth, and I don't think so that it's a myth. I will not keep this statement in the category of myth beta, rather I would keep this statement in the category of reality, कि ये एक indirect reality है जो कि हमें accept करनी है at any cost। बेटा मिथ के तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे अभी सबा ने कहा था कि उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर 7 दिन दुल्हन को हम नहीं बिठाएंगे तो वो कहते हैं कि अ बिग ट्रेजेडी विल हैपन टू दैट वुमन, टू दैट ब्राइड, उस दुल्हन के साथ बड़ी ट्रेजेडी होगी। सिमिलरली ये भी मिथ है कि लोग तावीज पहनते हैं, दे बिलीव दैट, उनका ये बिलीफ होता है कि विल गेट वेल वेरी सून रादर देन द मेडिकेशन, मेडिकेशन से बेटर है कि हम तावीज ले लें और हम सेट हो जाएंगे। ये भी एक मिथ है। और जैसे मैंने एक और आपको मिथ मैंने अपने ट्रेडिशंस में बताई थी कि देयर इज अ डायमंड, देयर इज अ
pearl known as the parus, उसका नाम पारस है, और that is always found in the nest of the bird, वो nest के bird में हमेशा मिलता है. Whoever will find that parus, and that parus once it's touched with any metal, then that metal would be converted into gold. किसी भी metal के साथ आप उसको touch करेंगे तो वो metal gold बन जाएगा. So this is a myth. इसके सिवा मिथ की एक और एग्जांपल, जैसे कि हमारा बिवॉल्फ है. बिवॉल्फ वाज द स्लेयर ऑफ द मॉन्स्टर्स. वो जितने भी मॉन्स्टर्स, पता नहीं अजीब और गरीब किस्म के मॉन्स्टर्स ये उसके बाद सामने आते हैं, सो ही यूज्ड टू स्ले देम ऑल. सो इट्स अ मिथ. वेम्पायर से हमने बचपन से लेके वेम्पायर सुना है, वेम्पायर्स वेम्पायर्स. Nobody has scientifically proven the concept of vampire, so it's a myth. So there are so many examples of myths बेटा. I hope कि अब आपको समझ में आ गया. Seeing a black cat, yeah, exactly. Iman, excellent example. Seeing a black cat, she's very respectful. Shagufta. Dr. Foster, that evil. Exactly, beta. It's a good example as well. The black cat, which affects the day according to some people, is also a myth, right, sir? Exactly one of the best example. बेटा अगर हम कहते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, whenever someone is going to somewhere and a black cat is passed from that area, then he will see that now his work will not be done and he is going to face a tragedy. सिमिलरली मेरे ट्रेडिशन में इस एग्जांपल को सुनने के बाद एक और मैथ याद आ गई मुझे. सो आई डोंट नो, हर ट्रेडिशन में, हर सोसाइटी में अलग अलग अपना एक मिथ होता है. सो इन माय सोसाइटी देयर इज अ ट्रेडिशन दैट इफ समवन इज गोइंग आउट विद सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, अगर कोई बाहर घर से जा रहा है किसी इंपॉर्टेंट काम से, and from his family members or anyone else from at home, I'm talking about घर की बात है, घर से डोर से निकलने से पहले if someone is called behind him or behind her, उसके पीछे उसने किसी को आवाज लगा दी, then it's a sign of bad luck. Okay, they believe that it is a sign of bad luck. Now for whatever reason he was going out, that work will never ever happen. So see, this is a myth, this is not the reality. I hope कि आपके ट्रेडिशन में किसी के ट्रेडिशन में ऐसा कुछ होगा. Some people also believe that exactly, sir. According to some people is also myth. Okay. Sir, Zara Fayad is not like those students who don't respect their teachers. It happened by mistake. Okay. So if something will be wrong with you, then they believe that may I saw that person face this happen to me. बहुत सारी मिथ्स हैं बेटा. अभी आप लोगों को देखो, आयशा, बहुत सारी मिथ्स आपको भी याद आ गई ना. This is very good thing that at least your mind is working very well. Yes बेटा, आयशा. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी बेटा, कैसी हैं आप? सर मिथ इज ऑल अबाउट द बिलीव, राइट? मतलब अगर कोई किसी चीज पर बिलीव रखता है तो वो मिथ उसके लिए तो रियलिटी ही बन जाती है. मतलब वो अगर कहता है कि ये अगर करूंगा मैं तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, या ना करूंगा तो बुरा होगा, तो उसके साथ तो वैसा ही हो जाता है, तो उसके लिए तो रियलिटी ही बन जाती है. जब भी तो मैंने कहा कि मिथ जो हमारा जो फिक्शन होता है ना बेटा, फिक्शन ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ रियलिज्म. उसके अंदर कुछ डिग्री ऑफ रियलिज्म इज ऑलवेज देयर इन फिक्शन. वो डिग्री ऑफ रियलिज्म इसीलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन ऑफ दैट पर्सन, उसके अपनी जो परसेप्शन है. अब सपोज इफ अ पर्सन हैज वेरी लिमिटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, एक बंदा है जिसको वेरी लिमिटेड एक्सपीरियंस है, हिज नॉलेज इज वेरी लिमिटेड. अब उसके मुताबिक उसका एक बिलीफ बन गया, उसके अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर उसने अपना एक बिलीफ बना लिया, एंड अकॉर्डिंग टू हिम दैट बिलीफ इज ट्रू, दैट बिलीफ इज राइट. बट जिस एक और इंसान है जिसके ज्यादा एक्सपीरियंसेस है, जिसकी ज्यादा नॉलेज है, जिसके पास ज्यादा विजडम है, जिसके पास ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी परसेप्शन ब्रॉडन है, तो उसके मुताबिक तो वो मिथ ही है ना बेटा, वो रियलिटी तो है ही नहीं. लेकिन चूंकि उसके अपने एक्सपीरियंसेस लिमिटेड है, उसकी अपनी नॉलेज लिमिटेड है, तो वो उसके हिसाब से तो बिल्कुल रियलिटी है. आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन
चूंकि बकाया जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, दूसरी जो दुनिया है, दूसरे जो लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास विजडम है, जिसके पास नॉलेज है, जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं जिंदगी के, तो उनके मुताबिक वो मिथ है और दैट हैज नथिंग टू डू विथ रियलिटी। उसको उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए फिक्शन के अंदर 30 to 40% जो डिग्री ऑफ रियलिज्म है वो इसीलिए ही है, ताकि अकॉर्डिंग टू देयर ओन परसेप्शन, उस लोगों के परसेप्शन के मुताबिक दैट इज रियलिटी, बट ओवरऑल इट इज नॉट रियलिटी। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस बेटा। आयशा, समझ में आया बेटा? यस सर, थैंक यू। ओके। हाँ, बर्तन, जूता, मिरर टूटना, जैसे कि एक और बेटा मिथ है कि हैव यू सीन व्हेनेवर यू गो आउट and you will find the rickshaw and you will find that there's a chappal is hanging behind the rickshaw. You see, वो किसी बच्चे की चप्पल को लेकर उसको रिक्शा के पीछे उसको हैंग कर देते हैं। Why do they do that? Because they believe that it's a myth, and they believe that if they will hang the chappal, then they will avoid bad luck, they will avoid the accidents on the road, and it will bring good luck to them, it will bring good customers to them, you know. See, but this is a myth, this is not the reality. So there are so many myths in our society, और इट्स गुड टू सी कि हाँ नजर ना लगे सही कह रहे हैं आप अब्दुल सत्तार, काला टीका लगाना, एग्जैक्टली। सी बेटा, these all are the myths. I am very happy to see that your mind is working very well. So see beta, the time is over. It was a very good and excellent session with all of you, and I enjoyed a lot. Seriously, I enjoyed a lot because of the cooperation and the responses which I have got from you. Yesterday I had a class with your seniors, but there were only 3 students who were participating in the session. अब अराउंड 1.5 घंटे 2 घंटों का सेशन था, उसमें जस्ट 3 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। बट हियर there are so many students who turned on their mics and they asked questions, they shared their ideas. There are so many students who just participated through the messages. I really very appreciate all of you. Thank you so much for being here. So the time is over. See you next week inshallah. Allah Hafiz. And now you are free to leave the session. When you all will leave session, then I will leave, because I want to see how many are sleeping. चूंकि जो sleeping में होंगे वो leave नहीं करेंगे, वो बैठे ही होंगे आखिर तक। So you are free to leave बेटा, आप सब leave करें अभी सेशन को। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। I'm not going to leave Nurullah. No, Nurullah, you have to leave beta. Otherwise, I will think that you are sleeping. Allah Hafiz beta Shanila. Allah Hafiz. Rab rakha. Allah Hafiz. Beta, if you are listening to me, you have to leave the session. Those students who will not leave the session, I will understand that they are sleeping. They were not present in the session. जो लोग सेशन को लीव नहीं करेंगे, मेरी नज़र में वो सो रहे थे पूरे सेशन के दौरान, जब भी उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। सो यू हैव टू लीव सेशन बाय योर ओन। देन आखिर में जो लोग सेशन लीव नहीं करेंगे उनका मैं स्क्रीनशॉट लेकर फिर मैं खुद लीव कर दूंगा।